सेक्टर्स पर नज़र है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय क्या मार्केट एक्सपेक्ट करे कि एक प्री बजट रैली, एक प्री बजट पुश की एक्सपेक्टेशन कितनी रीजनेबल होगी? गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली अगर आप मार्केट को देखेंगे तो अंडरटोन तो अभी भी बुलिश है। जो मनी फ्लो है वो भी स्ट्रांग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा भी आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी करीब करीब 3-4 हफ्ते से बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मूड है अभी भी क्वाइट पॉजिटिव बोला जा सकता है। जैसे आपने बताया, एक बड़ा सा इवेंट है जो बजट है, तो उसके चलते हुए हो सकता है कि वोलेटिलिटी भी थोड़ा बढ़े। लेकिन जरूर अंडरटोन अभी भी बुलिश है बोल सकते अंडरटोन बुलिश है, तो आप इस समय कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं हर्षा? आपके हिसाब से इस समय कहाँ पर बेहतरीन कमाई के मौके हैं? हैं। अनुज देखिए, पूरा मार्केट का अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं वो तो महंगे ही है। तो उस हिसाब से ऐसा कोई बहुत ज्यादा सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट हो। सिर्फ यही देखना है कि रिलेटिव बेसिस पे जहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्ट है वैल्यूएशंस पे और जहाँ पे अर्निंग्स का स्टेबिलिटी है, वही सारे सेक्टर्स में थोड़ा बहुत ध्यान रखें। तो अगर आप सेक्टोरली बात करते हैं तो शायद लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स एक ही ऐसे सब सेगमेंट है जहाँ पे वैल्यूएशन का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो वहां पे हमारा थोड़ा बहुत खरीदारी हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से। तो हमें लगता है कि पोर्टफोलियो के लिए एक थोड़ा सा डिफेंसिव टिल्ट भी मिलेगा। और जैसे कि ये सेक्टर पिछले 1.5-2 साल से आउट परफॉर्म नहीं किया है, तो उस हिसाब से वहां पे अगर मार्केट में कोई डाउनसाइड वोलेटिलिटी आता है तो शायद कम रिस्क रहेगा। तो इसी हिसाब से हमने थोड़ा सा डिफेंसिव टिल्ट बैंकिंग सेक्टर में पोजीशंस लेके बनाए। अच्छा हर्षा जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। अगले महीने जब अर्निंग सीजन स्टार्ट होगा, सबसे पहले श्री गणेश आईटी करता है। स्पेशली एसेंचर के नंबर्स के बाद, उनकी कमेंट्री के बाद, आप लोग का टेक इस वक्त आईटी पे क्या बन रहा है? आईटी बहुत चला नहीं, लेकिन एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने में एक बेस बनाने की कोशिश की है इसने, इस ट्रजेक्टरी में 35,000 के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी में आप लोग सेलेक्टिवली कुछ बायर हैं क्या इस वक्त? जी देखिए, इस सेगमेंट में कोई अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर तो नजर नहीं आ रहा है आज के दिन में भी। एक बड़ा सा सिग्निफिकेंट जो चेंज हुआ है पिछले 2 साल में, पहले कोविड के तुरंत बाद ऐसा हुआ था कि बाकी जो मार्केट सेगमेंट्स थे वहां पे अर्निंग्स का एक तरफ से क्वेश्चन मार्क था और आईटी सेगमेंट का जो अर्निंग्स था वो उनके हिस्टोरिकल लेवल्स और मार्केट का जो एवरेज अर्निंग्स होता दोनों से बढ़िया ग्रोथ दिखाई दिया। तो उसके चलते हुए काफी सारा आउट परफॉर्मेंस हमको दिखाई दिया था। लेकिन अगर आज की बात करें तो यहाँ पे जो आईटी सेक्टर का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से अर्निंग्स का वो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से भी कम रहेगा और जरूर मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से भी कम रहेगा। तो ये दोनों चीज देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर का आ सकता है। जरूर एक डिफेंसिव सेगमेंट है, यहाँ पे लिवरेज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और वो जब भी मार्केट में वोलेटाइल इवेंट्स होते हैं तो ये एक तरफ से डिफेंसिव टिल्ट पोर्टफोलियो में लाता है। जरूर उस हिसाब से थोड़ा बहुत पोजिशनिंग बना सकते हैं, लेकिन आज के दिन में भी हमारा व्यू ये नहीं है कि यहाँ पे एक ओवरवेट स्टांस लेना चाहिए और आउट परफॉर्मेंस का एक माहौल बनेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। हर्षा, गुड आफ्टरनून। कैपिटल गुड्स पर आप लोग बुलिश रहे हैं, और ख़ास तौर से ये एस्ट्रल, कमिंस, पॉलीकैब जैसी कंपनियां जो इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी काम आ जाती हैं, उन पर क्या इस समय डबल डाउन किया जा सकता है? क्या वहाँ पर ज़्यादा कन्विंसिंग है आउटलुक? हर्षदा देखिए, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ तो एक तरफ से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के वजह से स्ट्रेंथ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये स्टॉक्स महंगे नहीं है। अगर कुछ स्टॉक्स को देखेंगे तो पिछले 6 महीने 1 साल में तो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस आया। तो वैल्यूएशंस इतने महंगे होने के बाद यहाँ पे यूनिफॉर्मली सेक्टर में कोई परफॉर्मेंस आने का अ, अ, गुंजाइश नहीं है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक तरफ से बॉटम अप एवेल्युएशंस करने पड़ेंगे और जरूर वैल्यूएशंस को भी नजर रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू हो लेकिन वैल्यूएशन में कोई री रेटिंग ना हो।
तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज रहेगा इस सेक्टर के लिए। जहां जहां पे भी अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस है वहां पे पोजीशंस बनाना फिर भी एक तरफ से ठीक रहेगा। लेकिन अगर कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा अर्निंग्स में तो शायद ही ये स्टॉक्स अपने लेवल्स को होल्ड कर पाएंगे। ओके, एक सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे वो था टूरिज्म एंड ट्रैवल। एविएशन स्टॉक्स हों चाहे होटल स्टॉक्स हों, इनमें हमने अच्छे खासे मूव्स देखे हैं। यहाँ पर आपके कोई बेट्स हैं क्या? यहाँ पे कुछ बेट्स है हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन इतने बड़े सेक्टर्स नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोजीशंस हो। लेकिन जरूर कुछ खास जो होटल स्टॉक्स हैं या एविएशन स्टॉक्स हैं वहाँ पे हमारे कुछ पोजीशंस हैं। और हमें लगता है कि जैसे आपने भी बताया, ये एक तरफ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैप जो है इस सेगमेंट का वो ठीक ठाक चल रहा है। और उस उसके चलते हुए हमें लगता है कि शायद ही यहाँ से री रेटिंग ना हो, लेकिन जरूर अर्निंग्स ग्रोथ जब तक स्ट्रांग रहेगा यहाँ पे एक तरफ से परफॉर्मेंस आना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, जिन कमोडिटीज़ का, इनफैक्ट कमोडिटीज़ का क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैरिटी होती है, मैं मेटल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अभी भी, तो उन पर प्रश्न नहीं करूँगा फ़िलहाल, लेकिन उसमें से केमिकल्स स्पेशली जहाँ पे थोड़ा कंफर्ट या फिर आई थिंक जो एनालिस्ट लॉबी ये कह रही है कि जो डंपिंग थी चाइना की वो थोड़ी सी पहले से कम है कंसिडरिंग देयर ओन लोकल डिमांड। आप लोगों का केमिकल पे व्यू, कोई कॉन्ट्रा कॉल केमिकल में इस वक्त? हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में केमिकल्स में डेफिनेटली एक्सपोजर है। तो हमें भी लगता है कि एक तरफ से जो डी स्टॉकिंग चला था पूरे सेगमेंट में वो एक तरफ से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। और प्राइजेस में भी वो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, प्राइजेस काफी सारे स्टेबल हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे यहाँ से ग्रेजुअली सेक्टर का जो फंडामेंटल्स है वो इम्प्रूव होने चाहिए। अगर आप कंपनीज की गाइडेंस भी देखेंगे तो सबका यही मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में एक तरफ से अपटर्न दिखना चाहिए। तो उसी उम्मीद में हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में भी ओवरवेट स्टांस रखे हुए। हर्षा जी, पोस्ट पॉलिसी हमने देखा है, पोस्ट आरबीआई पॉलिसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम बनता दिखाई दिया। अब एक तो यूजुअल सस्पेक्ट होता था एचडीएफसी, जो अब एचडीएफसी बैंक के रूप में आपको मिलता है, लेकिन बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में कितना एक्सपोजर नया बनाया जा सकता है इस माहौल में? देखिए, इसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कोई तरफ से इम्पैक्ट नहीं है, बोल सकते नहीं है, हैं। लेकिन तो उस दिन के बाद से जैसे मोमेंटम आया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका कॉज इफेक्ट शायद ही आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से डिफेंसिव पोजीशनिंग मार्केट में थोड़ा बहुत लोग बना रहे हैं, और उस हिसाब से बैंकिंग में स्पेशली हमने देखा हुआ है कि लोगों का एक तरफ से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा हुआ है। उसी को देखते हुए हमें लगता है कि अगर आप इस सेगमेंट को देखना है तो जरूर एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर देखना बेटर रहेगा। हाउसिंग एक एक क्लियर वर्टिकल हो गया पूरे फाइनेंशियल्स में। तो हमें अभी भी लगता है कि जो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं जैसे कि बैंक्स हैं जिसमें हाउसिंग फाइनेंस भी आता है, तो वो शायद बेटर रहेगा एक तरफ से पोर्टफोलियो के लिए आज के दिन में। अच्छा हर्षा जी, क्योंकि एक स्पेस जिसने इस पूरे अर्निंग सीजन में या फिर बीते 2 क्वार्टर में अच्छा पैसा बना के दिया है वो है वाइट गुड सेगमेंट। लुक एट हेवल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार एंड स्पेशली वो कंपनियां जो पीएलआई की तरफ के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट करती हैं, लाइक डिक्सन, स्टार परफॉर्मर रहे। क्या यहाँ पे मतलब अब प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, स्पेशली जिन कंपनियों की क्वार्टरली सेल्स पे काफ़ी डिपेंडेंसी होती है और सीजन टू सीजन लाइक हेवल्स एंड वोल्टास, यहाँ पे आपका टेक क्या है? हमारा अभी भी यहाँ पे एक तरफ से पॉजिटिव ओपिनियन है। तो हमें लगता है कि करीब करीब 4 से 6 क्वार्टर्स तक कंजम्पशन का जो डिमांड था व्हाइट गुड्स स्पेस में वो इतना कुछ खास नहीं था। पिछले तिमाही से लेके अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें लगता है कि कुछ व्हाइट गुड्स के सेगमेंट्स में जैसे कि एसी हो गया या कुछ और सेगमेंट्स हो गए, वहाँ पे अच्छा खासा एक तरफ से डिमांड चल रहा है। और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू भी होना चाहिए। और मार्जिन्स पे एक तरफ से एक पॉजिटिव भी है कि कमोडिटी प्राइसेस इतना कुछ खास बढ़े नहीं है, तो मार्जिन्स भी ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से इम्प्रूव ही होना चाहिए।
तो ओवरऑल जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेगमेंट है व्हाइट गुड्स का, वहां पे हमारा ओपिनियन अभी भी पॉजिटिव है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्या आप प्योर प्ले एफएमसीजी और दूसरी कंज्यूमर कंपनियों की तरफ भी एक्सटेंड करेंगे? बिल्कुल, कुछ पोर्टफोलियो में एफएमसीजी के भी स्टॉक्स हैं, लेकिन जरूर एक नजर मॉनसून पे भी अपने को रखने पड़ेंगे, क्योंकि मॉनसून जो आज तक का जो मूवमेंट है उसमें कुछ खास पॉजिटिव्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो डेफिसिट अभी भी करीब करीब नॉर्मल से 17-18% का डेफिसिट चल रहा है। ऑल्दो बोल सकते हैं कि ये बहुत अर्ली सीजन है, तो कुछ भी पॉजिटिव में चेंज हो सकता है, लेकिन जब तक वो नहीं होगा एक तरफ से बहुत बड़ा ओवरवेट पोजीशन लेना रिस्की रहेगा। अगर अगले 3-4 हफ्ते में मॉनसून रिकवरी अच्छा खासा हो जाता है, तो उसके बाद लगता है कि रूरल कंजम्पशन पे और बड़ा सा पॉजिटिव स्टांस ले सकते हैं। ओके अच्छा, मैं पॉसिबली सर आपसे अब आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पर। मतलब हर चीज़ से बात हो गई, एक दो स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मूव दिया। आई मीन एनबीएफसीज में वो थी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। अब देखिए ना, मुथूट मन्नापुरम, अभी क्या एक सब्सटेंशियल मूव के बाद, स्पेशली आई मीन जो लास्ट 3 महीने इनके नाम रहे, एनबीएफसी में ये क्लास प्लस एचएफसी जिसके बारे में हर्षदा ने अभी प्रश्न किया, वो बहुत अच्छे चले। एचएफसीज के बाद ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे आपका टेक क्या है? देखिए, गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने एक तरफ से एक अच्छा खासा पॉजिटिव जो मूव आया है गोल्ड प्राइसेस में, उससे कोलैटरल का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई एसेट क्वालिटी पे इश्यू आना कोई नेगेटिव नहीं दिखाई देता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कंपटीशन भी कम हुआ है, कुछ कंपनियों पे आरबीआई एक्शन की वजह से कंपटीशन भी कम हुआ। तो ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जहाँ पे बिजनेस पे कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए एक अच्छा माहौल है। तो उसी हिसाब से कुछ बॉटम अप स्टॉक्स गोल्ड फाइनेंस में अच्छे कर सकते हैं, ये हमारा व्यू है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने